हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस नेक्स्ट वीडियो। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स के सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स और रिलेवेंट टर्म्स को हम सीख चुके हैं, जान चुके हैं, अच्छे से समय देकर समझ चुके हैं। आज का वीडियो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जानना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बेसिस पर हम अकाउंट्स में आगे बढ़ ही नहीं सकते सर। डबल एंट्री सिस्टम हम जब तक नहीं सीखेंगे, किस किस तरह के अकाउंट्स होते हैं ये नहीं जानेंगे, कब उन्हें डेबिट किया जाता है, कब उन्हें क्रेडिट किया जाता है, जनरल बुक में उन्हें रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, जब तक हम ये नहीं सीखेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए ये वीडियो बहुत रिलेवेंट है। छोटा सा वीडियो है, छोटा सा चैप्टर है, बट इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप ये मान के चलिए कि पूरे अकाउंट का जो नींव है, जो स्तंभ है, वो इसी चैप्टर पर टिका हुआ है। इसलिए ये आपके लिए बहुत रिलेवेंट है। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगाकर स्टार्ट करते हैं फास्ट। ये भी गो। तो बच्चों, डबल एंट्री सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत रिलेवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये नहीं समझा तो जनरल एंट्री कैसे कर पाएंगे सर। डेबिट और क्रेडिट जो हमें मेनली अकाउंट्स में सीखना है वो पॉसिबल ही नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर ही डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग जनरल एंट्री करना पॉसिबल सर। तो डबल एंट्री सिस्टम बहुत रिलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। इसलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी ही लैंग्वेज में। सबसे सिंपल तरीका बता दो सर, फिर ये लैंग्वेज पढ़ेंगे सर। ये नोट्स पीपीटी तो बेहतरीन है, शानदार है, इसको रीडिंग करेंगे, पर उससे पहले बहुत सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं मैं आपको। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि बिजनेस के अंदर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखती उसे बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अब बच्चों, उसे रिकॉर्ड करने को जनरलाइजेशन कहते हैं, यानी कि जनरल एंट्री बुक के अंदर सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही बिजनेस की मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। उसे बच्चों रिकॉर्ड करने का एक रूल है, एक नियम है, एक पद्धति, एक सिद्धांत है, जिसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब ये डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है बच्चों, किसी भी ट्रांजैक्शंस को जब आप जनरल एंट्री के फॉर्म में, यानी सर जनरल एंट्री के फॉर्म में का मतलब क्या है, डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन के अंदर कहीं ना कहीं कम से कम दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाएंगे। एक एस्पेक्ट होगा डेबिट और दूसरा एस्पेक्ट होगा क्रेडिट। मतलब सर देखिए बच्चों, जिस तरह से जीवन में सुख और दुख बराबर होता है, रात और दिन बराबर होता है, उसी तरह से एक ट्रांजैक्शन के अंदर डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है। बराबर का मतलब इन रेस्पेक्ट ऑफ अमाउंट। हर ट्रांजैक्शन को जब आप डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे तो सर जितने अमाउंट से आप डेबिट करेंगे उतने अमाउंट से आप क्रेडिट करेंगे सर। इसी तरह से जनरल बुक के अंदर जनरल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है और इसे ही डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब एक ट्रांजैक्शन, एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे और ड्यूल एस्पेक्ट के बेसिस पर ही उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। उसे ही कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसके बिना अकाउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है सर। अकाउंटिंग का सबसे बेस और मूल सिद्धांत है डबल एंट्री सिस्टम। मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। जैसे बिजनेस के अंदर एक असेट परचेज करी है, फर्नीचर। मान लीजिए 20,000 का फर्नीचर आपने परचेज किया है, तो बच्चों एक एस्पेक्ट फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा बिजनेस से आपके कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। यहां पर रियल अकाउंट का रूल लगता है। इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे किस किस तरह के अकाउंट्स होते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स भी हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मतलब एक असेट आती है तो फील गुड, दूसरी असेट कैश जा रही है तो फील बैड। बच्चों, जीवन में सुख और दुख बराबर होता है, रात और दिन बराबर होता है, आज सुख है कल दुख है। इसलिए ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अंदर भी दोनों एस्पेक्ट होते हैं, एक फील गुड एक फील बैड। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको इतना ये ऐसा कोई रूल नहीं है, सीरियसली मत लेना। स्टार्ट करते हैं सर विदाउट एनी डिले। डबल एंट्री सिस्टम, व्हाट इज मीन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम पढ़ते हैं सर, बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स द टू ऑपोजिट डायरेक्शन, एक डेबिट एंड दूसरा क्रेडिट। फॉर एग्जांपल, इफ फर्नीचर इज परचेज इन बिजनेस, फर्नीचर इंक्रीज वेयर कैश इज डिक्रीज। ऑब्वियसली बिजनेस में फर्नीचर परचेज किया जाता है तो फर्नीचर तो बढ़ेगा और बिजनेस से कैश जाएगा तो कैश डिक्रीज होगा सर। देन can no transactions, there is no transaction in the business which affects only one accounts or only one aspect.
कोई भी बिजनेस में ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं होती है जिसमें केवल एक ही एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो। दो एस्पेक्ट्स हमेशा हर ट्रांजैक्शन में मौजूद होंगे। उसे आपका भाई ढूंढना सिखाएगा। जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो हम एक एक ट्रांजैक्शन की बहुत अच्छे से चीरफाड़ करेंगे सर। हर ट्रांजैक्शन को हम दो एस्पेक्ट्स के बेसिस पर ही रिकॉर्ड करेंगे। ओके सर, अभी इस प्रिंसिपल को पढ़ लेते हैं जल्दी से। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, फटाफट से निपटा लेते हैं, पर क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Both the aspects of every transaction recorded under this system may however be noted that double entry does not mean that the transaction is recorded twice। इसका मतलब यह नहीं है कि एक ट्रांजेक्शन को दो बार रिकॉर्ड कीजिए, पर इसका मतलब यह है कि सर हर ट्रांजेक्शन के अंदर कम से कम दो अकाउंट्स होते हैं। एक होता है बच्चों आपका डेबिट और एक होता है सर आपका क्रेडिट। फटाफट से बढ़ते हैं सर, इसके प्रिंसिपल क्या है बता दीजिए। ये देखिए कुछ प्रिंसिपल के बेस पर अकाउंटिंग की जाती है बच्चों। प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सर क्या प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम के? डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज ए डेबिट। समझिए बच्चों, जितने से आपने डेबिट किया है तो कुछ ना कुछ क्रेडिट जरूर रहा होगा। यदि आपने कुछ क्रेडिट किया है तो कुछ ना कुछ डेबिट जरूर रहा होगा। यह प्रिंसिपल कहता है। कुछ फीचर्स हैं इस प्रिंसिपल के, देख लेते हैं सर। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है? पहला है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बिजनेस के ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। आपके भाई ने एग्जांपल दे दिया, जैसे फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। एक एस्पेक्ट हो गया फर्नीचर, दूसरा एस्पेक्ट हो गया कैश। ठीक है, वैसे बेसिकली तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। क्या क्या होते हैं इसी वीडियो के अंदर आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, और बिजनेस की ट्रांजैक्शंस किस किस तरह की होती हैं, उन्हें कहां कहां कवर किया जाएगा। बहुत बढ़िया। ओके सर, सो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट्स। दो अकाउंट साइमल्टेनियसली हर ट्रांजैक्शन से प्रभावित होंगे। एक होगा बच्चों आपका डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। यानी कि हमने अभी एक लाइन पढ़ी थी बहुत बेहतरीन सर, ये देखिए एवरी डेबिट, वाओ, एवरी डेबिट हैज क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज डेबिट। मजा आ गया सर ये बात पढ़कर, जानकर, देखकर, सुनकर। ओके सर, नेक्स्ट चलते हैं। सर्टेन ट्रांजैक्शंस में इफेक्ट मोर देन टू। देखिए हम आगे कंपाउंड एंट्री पढ़ेंगे बच्चों, जिसके अंदर एक ट्रांजैक्शन के अंदर दो डेबिट हो सकते हैं, हो सकता है एक ट्रांजैक्शन एक इफेक्ट क्रेडिट हो, मतलब दो एस्पेक्ट डेबिट एक एस्पेक्ट क्रेडिट। मोर देन टू भी हो सकता है, बट वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। सेकंड फीचर है सर यहां पर रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड पर्सनल एस्पेक्ट्स। देखिए पर्सनल एस्पेक्ट्स को भी ट्रांजैक्शन के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस को बहुत सारे पर्सन से डील करना पड़ता है, जैसे कि राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बच्चों पर्सनल एस्पेक्ट्स को तभी ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर डेबिट या क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है जब उनसे बिजनेस को कुछ लेना या देना बाकी हो। मतलब कि मान लीजिए मैंने गुड्स क्रेडिट पर परचेज किए मिस्टर मोहन से, तो मैंने यानी कि बिजनेस ने मोहन को मॉनेटरी सम पे करना बाकी है, इसीलिए मोहन के अकाउंट को यानी कि मोहन अकाउंट को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसे बोलते हैं पर्सनल एस्पेक्ट। ये डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। कब डेबिट होता है कब क्रेडिट होता है वो रूल्स के हिसाब से देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। बहुत रेलेवेंट वीडियो है बच्चों, इसलिए मिस नहीं करना है, पूरे ध्यान से पढ़ना है। इन पर्सनल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? जहां पर एक ट्रांजैक्शन के अंदर किसी पर्सन से लेना देना नहीं दिखाया जाता। यदि मैंने मोहन से गुड्स परचेज किया और मोहन को उसका पेमेंट कर दिया, यानी कि मुझे मोहन को कुछ भी पैसा देना बाकी नहीं है, तो सर इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स कहलाएगा। मोहन के अकाउंट को बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा। किसी भी पर्सन के अकाउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में केवल तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब उस पर्सन से कुछ बिजनेस को लेना या देना बाकी रहा हो। यदि परचेज किया है क्रेडिट पर तो पैसा देना बाकी होगा, और यदि सेल्स किया है क्रेडिट पर तो पैसा लेना बाकी होगा। केवल लेन देन बाकी होने की दशा में ही किसी पर्सन के अकाउंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। यदि लेन देन बाकी नहीं है तो उसके अकाउंट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे सर थर्ड फीचर पर। रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। देखिए डेबिट और क्रेडिट करने के लिए रूल्स होते हैं, जिन्हें बच्चों बेसिकली हम के अंदर देखेंगे। बच्चों 3 टाइप्स के रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के अंदर। गोल्डन रूल्स क्या बोला जाता है बच्चों? उन्हें बोला जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। इसे ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसे? बोलिए, बोलकर मुंह से बोलिए। ट्रेडिशनल अप्रोच भी इसे बोला जाता है, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा तरीका होता है जिसे बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग।
इस बेसिस पर भी अकाउंटिंग की जाती है। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हम सीखेंगे बच्चों, वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। ओके सर, फोर्थ फीचर क्या है सर बता दीजिए। फोर्थ फीचर है बच्चों ट्रायल बैलेंस। देखिए डबल एंट्री सिस्टम का सीधा लेना देना ट्रायल बैलेंस है, क्योंकि जब हम डेबिट और क्रेडिट ड्यूल एस्पेक्ट्स के बेसिस पर किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, सुख दुख रात दिन सब बराबर होता है, डेबिट भी क्रेडिट के बराबर ही रिकॉर्ड किया जाता है। उसे सर एंड ऑफ द ईयर में फाइनल अकाउंट्स को बनाने से पहले हम एक ट्रायल चेक के रूप में एक अकाउंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्योंकि बच्चों फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट और P&L को बनाने से पहले हमें एक ट्रायल चेक करना होता है कि हमने ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग सही बेसिस पर की है या नहीं, यानी कि हमने जो डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड किया है वो सही आधार पर किया है या नहीं। हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन पूरे साल भर रिकॉर्ड करी है उसमें डेबिट और क्रेडिट बराबर है या नहीं, ये हमें रिकॉर्ड करना होता है। तो ट्रायल बैलेंस का मतलब सिंपल सा है सर, ट्रायल बैलेंस का मतलब है डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल। साल भर आपने जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड्स करी, जनरल एंट्री करी, उसमें जितना भी डेबिट है सर, लेट्स से 50 लाख रुपीस डेबिट हुआ, कुछ 500 ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करी, तो 50 लाख ही क्रेडिट में टोटल होना चाहिए उन 500 ट्रांजैक्शंस का। तब आप पूरी तरह से एंश्योर हो सकते हो, सुनिश्चित हो सकते हो फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए आपके फाइनल अकाउंट्स सही बनेंगे। यदि टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर नहीं होता है, मान लीजिए 100 अकाउंट्स आपके ओपन हुए साल भर में, राम मोहन सोहन, सेल्स, परचेज, स्टेशनरी, रेंट, वेजेस, सैलरी, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, इंटरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिविडेंड, कमीशन, व्हाटएवर, जितने भी अकाउंट्स ओपन हुए उन सब का जो टोटल होगा डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। यदि वो बराबर नहीं है तो आप फाइनल अकाउंट्स मत बनाइए, उसको रेक्टिफाई कीजिए। एक चैप्टर आता है बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, इसी सीरीज के अंदर हम उसे सीखने वाले हैं। तो पहले उसे सुधार लीजिए फिर फाइनल अकाउंट्स बनाइए, इसीलिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है सर। So one account is debit and other account is credited. आगे बोला गया है all the debit is always equals to the total of all the credit. This helps in finding out the arithmetical accounting errors in accounting recording. पहले उसको सही कर लीजिए फिर फाइनल अकाउंट्स बनाइए, ये केवल ट्रायल के लिए बनाया जाता है। अब द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स सर, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट दो तरह के होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। मेनली अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं बच्चों, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट सर फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। पर्सनल अकाउंट में बेसिकली बच्चों किसी व्यक्ति विशेष को शामिल किया जाता है। यदि किसी पर्सन से कुछ पैसा लेना या देना बाकी है तो ही पर्सनल अकाउंट्स में अकाउंटिंग की जाएगी या उस पर्सन के अकाउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। आई मस्ट से कि पर्सनल अकाउंट का रूल केवल तभी लगेगा जब किसी व्यक्ति से कुछ लेना या देना बाकी रहा हो। यदि किसी व्यक्ति से कुछ लेना या देना बाकी नहीं है तो तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, मैंने तेरे से गुड्स जो परचेज किया उसका मैंने पेमेंट कर दिया, मोहन से मैंने गुड्स परचेज किया उसका पेमेंट भी मैं कर चुका हूं, मैंने सोहन को गुड्स सेल किया उसका पैसा मेरे पास आ चुका है, तो मोहन और सोहन से मेरा कोई लेना देना नहीं है शेष, मोहन और सोहन का अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। यह कहता है पर्सनल अकाउंट। आगे देखेंगे 3 तरह के होते हैं डिटेल में पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में बिजनेस की असेट्स को कवर किया जाता है, उसका रूल क्या कहता है, कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है, इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। नॉमिनल अकाउंट्स में बेसिकली बिजनेस की सभी एक्सपेंसेस और सभी इनकम को, सभी लॉसेस, सभी गेन्स को शामिल किया जाता है। कब डेबिट और क्रेडिट किया जाता है अभी रूल के अंदर देखेंगे। शानदार पीपीटी नोट्स आपके लिए तैयार हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब मैंने लिख दिया है, जैसे मोहन का अकाउंट, राम का अकाउंट, चंद्र का अकाउंट, कृष्ण चंद्र का अकाउंट्स, डीसीएम का लिमिटेड का अकाउंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर, ड्राइंग अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर, ऑल द एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट। मैं आपको बता देता हूं, सुनिए। पर्सनल अकाउंट 3 तरह के होते हैं। एक तो नेचुरल पर्सन होता है, मतलब ब्लड एंड वेसल्स जिसके पास है, आपके और मेरे जैसा व्यक्ति नेचुरल पर्सन कहलाते हैं बच्चों। दूसरे तरह के पर्सन होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हमने एग्जांपल लिया है, LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, राइट, कोई भी इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, असेट मैनेजमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोई ट्रस्ट, NGO, सोसाइटी, ऑल आर दी आर्टिफिशियल पर्सन। सर आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं वापस से बता दीजिए। ऐसे संस्था
या बिजनेस या कॉर्पोरेट्स, कंपनी या फर्म्स जिन्हें किसी कानून के अंदर रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के पास रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस मिलने के बाद उन्हें एक पर्सनल आइडेंटिटी मिल जाती है बिजनेस को करने की, और ये पर्सनल आइडेंटिटी आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। इसका मतलब इन द आई ऑफ लॉ अब उन्हें अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट होगा, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का अधिकार होगा। जैसे आप मान लीजिए आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं, उस कंपनी को आपको रजिस्टर करवाना होगा। सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट में, बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे हम जब बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन के बाद एक कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी बनती है, यानी कि एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन बनती है। इसका मतलब इन दी आई ऑफ लॉ उसे एक सेपरेट आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाती है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद वो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, बेच सकती है, किसी पर केस फाइल कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति को केस फाइल करना है तो कंपनी के नाम से किया जाएगा। कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अपने लेटर हेड पर अपनी कॉमन सील को यूज लेकर। तो बच्चों, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब वो है एक ऐसी संस्था या एक ऐसी बिजनेस या नॉन बिजनेस एंटिटी जिन्हें रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया गया है कानून के माध्यम से इन द आई ऑफ लॉ। तब वो रजिस्ट्रेशन के बाद सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे एक कंपनी को बिजनेस करना है तो वो अपने नाम से करेगी, असेट बेचेगी अपने नाम से बेचेगी, किसी पर केस फाइल करेगी तो अपने नाम से करेगी। कानून की दृष्टि में उसे आर्टिफिशियल पर्सन माना जाएगा। हम क्यों सर यहां पर पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बिजनेस को भी सर आर्टिफिशियल पर्सन से लेना देना पड़ता है। एक कंपनी से हो सकता है आपने गुड्स खरीदे हो, एक कंपनी को हो सकता है आपने गुड्स बेचे हो, बैंक से हो सकता है आपने सर्विसेज ली हो, बैंक को हो सकता है आपने कुछ डिपॉजिट्स दिए हो। इसलिए यहां बिजनेस में हम आर्टिफिशियल पर्सन को पढ़ते हैं। थर्ड कैटेगरी होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, हाँ बच्चों, एक ग्रुप ऑफ पीपल जिन्हें कुछ लेना या देना बिजनेस को बाकी है। मान लो कुछ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज की हमें सैलरी देना बाकी है, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल हमारे लिए कहलाएंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। उसे बोला जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। यदि किसी ग्रुप ऑफ पीपल को हमें वेजेस देना बाकी है तो वो ग्रुप ऑफ पीपल हमारे लिए कहलाएंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हम कैटेगराइज करेंगे उसे आउटस्टैंडिंग वेजेस के रूप में। बात समझ में आती है तो सर हम कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो अपनी प्रेजेंट जरूर लगा दीजिए। बात समझ में आई या नहीं कमेंट करके जरूर बता दीजिए। यस सर, रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब यह है, ध्यान से सुनिए बच्चों, ये है हमारा बिजनेस और ये है मिस्टर एक्स। यदि बिजनेस ने गुड्स को सेल किया है, क्या किया है बच्चों? गुड्स को सेल किया है मिस्टर एक्स को, और वो सेल हुआ है क्रेडिट पर। किस पर हुआ है सर? वो सेल हुआ है क्रेडिट पर, कैश नहीं हुआ। क्योंकि बच्चों एक बात ध्यान रखिए, जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट की होती है तभी पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है, मतलब उस व्यक्ति विशेष का नाम बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। और मान लीजिए ये सेल हमने करी है 30,000 रुपीज की, तो नियम ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और गिवर और रिसीवर देखना है आपको बिजनेस के रेस्पेक्ट में, मतलब हमारे लिए ये व्यक्ति कौन है आप देखकर बताइए, रिसीवर है या गिवर है। जब बिजनेस इसे सेल कर रहा है तो ये व्यक्ति बिजनेस के लिए बन गया रिसीवर। क्या बन गया बच्चों बताओ? ये व्यक्ति बन गया सर हमारे लिए रिसीवर। ये व्यक्ति बन गया हमारे लिए रिसीवर। तो बच्चों हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको करेंगे डेबिट। डेबिट स्टैंड्स फॉर डीआर, इसको बोलते हैं डेबिट का मतलब है डीआर। तो हरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो रिसीवर है, और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। इस पर ध्यान मत दीजिएगा, अभी इसे ध्यान दीजिएगा, हरी अकाउंट यहां पर डेबिट होगा। कैश अकाउंट क्रेडिट होगा रियल अकाउंट के रूल से, ठीक है। अभी हम देखेंगे रिसीव 10,000 फ्रॉम मोहन। क्या बोल रहे हैं सर? ध्यान से देखते हैं सर एक बार। वो रिसीव रुपीज 10,000 फ्रॉम मोहन। देखिए सर, यह है मिस्टर मोहन, यह है मिस्टर मोहन। बिजनेस में इन्होंने हमें 10,000 रुपीज कैश दिए। कितने रुपीज दिए सर?
10,000 रुपीज कैश दिए हैं। तो बच्चों मिस्टर मोहन बिजनेस के लिए क्या बन गए, आप मुझे बताइए। मिस्टर मोहन बिजनेस के लिए बन गए गिवर, इसलिए मिस्टर मोहन के अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। मिस्टर मोहन के अकाउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट कर देंगे। पर यह ध्यान रखना कि मोहन से कुछ लेना देना बाकी हो, ट्रांजैक्शन क्रेडिट रही हो, तभी मोहन के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, अन्यथा मोहन के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया जाएगा। राइट, यहां पर हमने कर दिया है मोहन के अकाउंट को क्रेडिट, ये देखिए आप। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द पर्सनल अकाउंट इज टू ascertain as to how much amount of a personal account owes to business and how much amount is due to be received from him। कहने का मतलब यह है, पर्सनल अकाउंट मोहन, सोहन, राम, श्याम को बिजनेस के बुक्स में डेबिट और क्रेडिट केवल इसलिए किया जाता है ताकि यह जाना जा सके कि कितना पैसा इन व्यक्तियों से लेना है या कितना पैसा इन व्यक्तियों को देना है। हाउ मच अमाउंट इज ओड टू पर्सनल अकाउंट्स फ्रॉम बिजनेस एंड हाउ मच अमाउंट इज पेबल टू देम, केवल इसलिए ही पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों। आई होप बात समझ में आ गई होगी। मैं और डिटेल में एक बार आपको नीचे समझा देता हूं, आइए मेरे साथ, मैं यहां पर आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा बिजनेस है, ये है मिस्टर राम, ये है मिस्टर राम। मान लीजिए मिस्टर राम को हमने किया है सेल, क्या किया है बच्चों? सेल्स ₹50,000 का, ध्यान दीजिएगा 50,000 का, जिसमें से मिस्टर राम ने बिजनेस में दे दिया 20,000 का कैश, और सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई हमारे बिजनेस की 30,000। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि राम को जो हमने सेल की है सर, उसमें से 30,000 तो क्रेडिट है और 20,000 कैश है। बच्चों पर्सनल अकाउंट का रूल कहां लगेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अभी बताइए पर्सनल अकाउंट का रूल कहां लगेगा। ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है जब ट्रांजैक्शन होती है सर क्रेडिट। कैश ट्रांजैक्शन पर पर्सनल अकाउंट का रूल नहीं लगता है। उस मिस्टर राम का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नाम डेबिट या क्रेडिट केवल तभी किया जाएगा जब उससे कुछ लेना या देना बाकी है। ऑब्वियसली हमने 50,000 का गुड्स सेल किया है और 30,000 रुपीज अभी हमें लेना बाकी है, तो केवल पर्सनल अकाउंट का रूल 30,000 रुपीज के रेस्पेक्ट में लगेगा। मतलब हम डेबिट या क्रेडिट जो भी रूल के हिसाब से मिस्टर राम को करेंगे वो 30,000 रुपए से ही करेंगे। बात समझ में आई बच्चों? तो मुझे जवाब दे दीजिए कि पर्सनल अकाउंट का रूल मिस्टर राम के रेस्पेक्ट में लगेगा और 30,000 से लगेगा। तो बच्चों मिस्टर राम को हम डेबिट करेंगे या 30,000 से, या फिर 30,000 से क्रेडिट करेंगे, बता दीजिए सर। अभी हमने रूल पढ़ा, ये रूल आपके सामने है, वापस से मैं आपको बता देता हूं। देखिए दिस इज द रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बता दीजिए बच्चों फटाफट से कि यहां डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, बताइए सर। चूंकि यहां पर मिस्टर राम है रिसीवर फ्रॉम बिजनेस, क्या है सर? रिसीवर। आप देखिए मिस्टर राम बिजनेस से गुड्स रिसीव कर रहे हैं, ये एरो देखिए आप किधर है, ये रिसीवर फ्रॉम बिजनेस है, बिजनेस से देखना है हमें, ये बिजनेस से है रिसीवर, और रिसीवर है और ट्रांजैक्शन क्रेडिट भी है कुछ अमाउंट से, चाहे ₹1 से ही ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो। सर हम मिस्टर राम को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिसीवर फ्रॉम बिजनेस के नाते डेबिट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? रिसीवर फ्रॉम बिजनेस के नाते हम उन्हें डेबिट करेंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी सर। अब बताइए सर, सेकंड एग्जांपल में यहां पर हमने
मिस्टर श्याम से गुड्स परचेज किए हैं। देखिए ये हमारा बिजनेस है, वैल्यू ऑफ गुड्स थे 60,000 के, कैश है सर 20,000 एंड क्रेडिट है 40,000। बताइए सर क्या यहां पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा? पर्सनल अकाउंट का रूल कब लगता है बच्चों? जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट की हो। हमने गुड्स परचेज किए हैं, यहां पर ट्रांजैक्शन कैश भी है क्रेडिट भी है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल किस पर लगेगा सर? ओनली एंड ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर लगेगा। मतलब राम मिस्टर श्याम को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट या क्रेडिट करेंगे बट ओनली विद ₹40,000। चेक कर लेते हैं, यहां पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, 40,000 से लगेगा। आगे देखते हैं डेबिट होगा या क्रेडिट। रूल देखते हैं सर फटाफट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहां पर मिस्टर श्याम देखिए रिसीवर फ्रॉम बिजनेस है या फिर गिवर टू द बिजनेस है। यहां पर मिस्टर श्याम है सर गिवर टू द बिजनेस, गिवर टू द बिजनेस। तो गिवर टू द बिजनेस होने के नाते सर हम उन्हें करेंगे क्रेडिट। कितने से क्रेडिट करेंगे सर? ओनली 40,000 रुपीज से हम उन्हें क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल केवल 40,000 रुपीज पर ही लगेगा। और यहां पर श्याम अकाउंट, यहां पर हो जाएगा श्याम अकाउंट क्रेडिट विद ₹40,000। आई होप बात समझ में आ गई होगी सर। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं सर एक बार हम हाइलाइटर से। ओके, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। देख लेते हैं सर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। यहां पर फर्स्ट कैटेगरी हमने दी है, फर्स्ट कैटेगरी है नेचुरल पर्सन, सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सन एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट पढ़ते हैं नेचुरल पर्सन। बच्चों फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम नेचुरल पर्सन। आप सभी जानते हैं, बताइए नेचुरल पर्सन का मतलब ब्लड एंड वेसल्स वाले पर्सन। सोहन, मोहन, सीमा, ठीक है, निर्मला, ईटीसी, ठीक है। प्रोपराइटर का अकाउंट, ओनर ने जो पैसा दिया है, ओनर भी बिजनेस के लिए एक पर्सन है सर, है ना। और उसका ड्रॉइंग अकाउंट, डेटर्स का अकाउंट, क्रेडिटर्स का अकाउंट, ये सब ही बिजनेस के पर्सन कहलाते हैं। हम ऑलरेडी डेटर्स एंड क्रेडिटर सीख चुके हैं। These all are known as natural persons. Artificial persons में सर हम किसे रखेंगे? Artificial persons accounts do not have the physical existence. Artificial persons का physical existence नहीं होता है, blood and vessels नहीं होते हैं, they are do not like the natural persons. They are the persons but only in the eye of law. कानून की दृष्टि से रजिस्ट्रेशन के बाद वो पर्सन कहलाते हैं, बट ए आर्टिफिशियल पर्सन, राइट। जैसे कि हमने एक फॉर्म देखा, कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इंस्टीट्यूशन भी आर्टिफिशियल पर्सन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इन द आई ऑफ लॉ रजिस्टर्ड है वो सभी आर्टिफिशियल पर्सन है। और भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं बच्चों, LIC लिख सकते हैं, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट कंपनी, स्कूल्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटी, बिजनेस, नॉन बिजनेस एंटिटी, सभी एक बिजनेस से यदि डील करते हैं बीइंग ए आर्टिफिशियल पर्सन, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ओपन किया जाएगा और उनके नाम से ही ओपन किया जाएगा, बट उनसे कुछ लेना या देना बाकी होना चाहिए सर। अमाउंट इज लेफ्ट टू बी पेड एंड अमाउंट इज लेफ्ट टू बी रिसीव ओनली उसी दशा में जब कुछ लेना या देना बाकी हो पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है, बस ये याद रखिए। अमाउंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड द अकाउंट ऑफ क्लब हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है। बताइए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्या कहलाएगा? नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन? बताइए किसी भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट क्या कहलाएगा? नेचुरल पर्सन कहलाएगा बच्चों या आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएगा? जवाब दीजिए मुझे फटाफट से। वो कहलाएगा आर्टिफिशियल पर्सन। थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अंदर क्या कवर किए जाते हैं सर? यदि किसी ग्रुप ऑफ पीपल से हमें कुछ पैसा लेना या देना बाकी है तो उन ग्रुप ऑफ पीपल को आर्टिफिशियल पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। मान लीजिए कुछ एम्प्लॉइज को सैलरी देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। मान लीजिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया तो प्रीपेड, मान लीजिए रेंट का पेमेंट हमने एडवांस कर दिया तो प्रीपेड रेंट, ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है, ठीक है। मान लीजिए हमें वेजेस देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, एक ग्रुप ऑफ पीपल को बिलोंग करने से रिलेटेड अकाउंट यदि लेना देना बाकी है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कवर किया जाएगा। व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट टू पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन
ग्रुप ऑफ पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. इफ द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर इज नॉट पेड टू द एम्प्लॉइज, द अमाउंट इज पेबल टू द एम्प्लॉइज विल बी एडेड एज सैलरी आउटस्टैंडिंग. उसे आउटस्टैंडिंग सैलरी कहा जाएगा बच्चों. आई होप बात समझ में आई होगी. दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द अकाउंट्स ऑफ ऑल द पर्संस टू whom the salary have to be paid. आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब वो सभी ग्रुप ऑफ पीपल जिन्हें सैलरी पे करना बाकी है. Therefore, terms at representative personal account. Other example, prepaid insurance, accrued interest accounts, unearned commission. तो देखिए accrued और unearned हम अलग से समझेंगे, बस इनकम के रेस्पेक्ट में इनको कंसिडर किया जाता है और डिटेल में हम अलग से देखेंगे. बस अभी नाम याद रख लीजिए. 4 नाम याद रख लीजिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में. बोलिए मेरे साथ, टाइप भी कीजिए. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम. इनकम कोई सी भी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, रेंट हो सकता है, एनी अदर टाइप ऑफ इनकम यहां पर कवर की जाएगी. अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में बच्चों बेसिकली बिजनेस की असेट्स को कवर किया जाता है. असेट्स 2 तरह की होती हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. सर टेंजिबल असेट्स कैसी होती हैं? हम असेट्स के वीडियो में बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी सीख चुके हैं. मैं फटाफट से आपको फिर से बता देता हूं. ऐसी असेट्स जिन्हें आप टच एंड फील कर सकते हैं वो टेंजिबल असेट्स हैं. जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, ईटीसी ईटीसी, मोटर व्हीकल ईटीसी, टाइपराइटर, कंप्यूटर. दीज आर फैन, इलेक्ट्रिसिटी, एसी, फैन, एसी, इलेक्ट्रिक एसी, सॉरी, ये सब टेंजिबल असेट्स है. कैश भी एक टेंजिबल असेट्स है बच्चों. आपकी बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक भी एक टेंजिबल असेट्स है. यू कैन टच एंड फील एंड जो आपको बिजनेस में बेनिफिट जनरेट करने वाले हैं. ऑल्दो बेनिफिट जनरेट करेंगे तभी तो असेट कहलाएंगे, अन्यथा असेट नहीं कहा जाएगा, उन्हें राइट ऑफ किया जाएगा. पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छे से मेरे बच्चे जानते हैं. कमेंट करके बताइए सर ऑलरेडी टेंजिबल इंटेंजिबल असेट पढ़ चुके हैं. इंटेंजिबल असेट्स में मैं बता देता हूं बिजनेस की ऐसी असेट्स यू कैन नॉट टच एंड फील. हम टच नहीं कर सकते, हम फील नहीं कर सकते, बट उसका बेनिफिट हम जरूर उठाते हैं, जिसके लिए मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट होता है, मॉनिटरी पे ऑफ होता है, बिजनेस में एंड्यूरिंग बेनिफिट जनरेट होते हैं. इंटेंजिबल असेट्स होती हैं एग्जांपल्स के लिए गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, ईटीसी ईटीसी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ये बिजनेस में बेनिफिट जनरेट करते हैं. सर रूल क्या होता है असेट्स का, ये याद रखिए. सर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बेसिकली वो यहां पर सीखना है. रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एग्जांपल देख लीजिए, कैश, फर्नीचर, मशीनरीज, बिल्डिंग, गुडविल, ये सब पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी. यदि आप अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आप असेट्स की डेफिनेशन जानते हैं, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जानते हैं, आप टेंजिबल असेट्स का मतलब जानते हैं, आप इंटेंजिबल असेट्स का मतलब जानते हैं, आप नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स में डिस्टिंग्विशमेंट जानते हैं. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जाकर फटाफट से देख लीजिए, फटाफट से फिर से लोड कराइए और अच्छे से समझ में आएगा सर. तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सर ये बता दीजिए सर प्लीज. मैं बताता हूं बच्चों, आपको इधर ध्यान दीजिए. जैसे कि ये है हमारा बिजनेस. ओके सर, हमारा बिजनेस ऐसा ही होता है, झोपड़ी जैसा. हाँ सर. और ये है हमारी असेट. ये मिस्टर एक्स हैं, इनसे हमने असेट परचेज करी. ये आ गई हमारे बिजनेस में. ठीक है, तो बताइए क्या ये असेट बिजनेस में आ रही है? तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे कर देंगे डेबिट. बच्चों मान लीजिए इस असेट को खरीदने के लिए हमने कैश पे किया जो कि था 50,000 रुपीज. तो बताइए क्या ये बिजनेस की असेट है? यस सर. और ये असेट बिजनेस से जा रही है, इसलिए इसको कर देंगे क्रेडिट. बहुत सिंपल रूल है रियल अकाउंट का. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यदि बिजनेस में असेट आ रही है तो डेबिट कर दीजिए और असेट जा रही है तो क्रेडिट कर दीजिए. एग्जांपल मैंने लिया है, देखिए. फर्नीचर ₹10,000 परचेज्ड फॉर कैश. फर्नीचर शुड बी डेबिटेड एंड डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से एंड कैश विल बी क्रेडिटेड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के हिसाब से. ओके सर, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है. सर एक बात और बताइए, यदि हमने असेट बेच दी, ये हमारा बिजनेस है सर, हमने फर्नीचर बेच दिया, तो सर बताइए फर्नीचर बिजनेस से जा रहा है क्या? यस सर. गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, गोइंग आउट ऑफ बिजनेस. देखिए एरो किधर है, बिजनेस से जा रहा है, इसलिए उस फर्नीचर अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट. ठीक है. और जिस भी व्यक्ति को हमने बेचा है उस व्यक्ति से हमें सर कैश मिल रहा है. क्या मिल रहा है बच्चों? बिजनेस में कैश मिल रहा है.
कैश मिल रहा है सर, ऐश हो रहे हैं सर हमारे 60,000 रुपीज मान लीजिए। तो बच्चों ये कैश भी हमारी असेट है क्या? हाँ सर, आपने बताया था कैश भी एक असेट है, तो जो कि बिजनेस में आ रही है। कैश बिजनेस में आ रहा है तो कमिंग इनटू बिजनेस, इसलिए उसको किया जाएगा डेबिट। राधे राधे, बता दीजिए सर कमेंट में, राधे राधे कर दीजिए, बात समझ में आती है। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से मेरे बच्चों। ये एग्जांपल हमने देख ही लिया है बहुत अच्छे से। फर्नीचर आया, फर्नीचर डेबिट, कैश गया, कैश क्रेडिट। डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोस आउट। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना। देखिए, हम जानते हैं कि असेट्स बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करती है, जो कि एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है बैलेंस शीट के अंदर। इसलिए इस अकाउंटिंग के माध्यम से हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को ही प्रभावित करते हैं, इंपैक्ट करते हैं बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रियल अकाउंट, टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, दो तरह से होते हैं रियल अकाउंट। टेंजिबल असेट्स कौन से होते हैं बता दो मेरे बच्चों, आप सब जानते हैं। यू कैन टच, यू कैन फील, यू कैन मेजर, यू कैन परचेज, यू कैन सेल। आप परचेज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, टच एंड फील कर सकते हैं। ऑल दोस असेट्स आर द टेंजिबल असेट्स। कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, इटीसीज आर टेंजिबल असेट्स। एक इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है, इसको ध्यान रखिएगा। बैंक अकाउंट इज नॉट ए रियल अकाउंट बट इट इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। मैंने आपको बता दिया, बैंक एक सेपरेट एंटिटी के रूप में रजिस्टर्ड होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर, इसलिए बैंक को आर्टिफिशियल पर्सन माना जाएगा और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके सर, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, बात समझ में आती है बच्चों? फटाफट से कमेंट कर कर बता दीजिए। इनटेंजिबल असेट्स पढ़ लेते हैं सर। इनटेंजिबल असेट्स आप जानते हो, यू कैन नॉट टच एंड फील बट ऑफ कोर्स देयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। बिजनेस में उसका बेनिफिट डिराइव होता है, उसकी वैल्यू को डिटरमाइन किया जा सकता है, इसलिए सर उन्हें इनटेंजिबल असेट्स कहेंगे। गुडविल अकाउंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ईटीसीज। अब पढ़ लेते हैं सर नॉमिनल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों नॉमिनल अकाउंट आपके लिए। मैं आपको पहले समझा देता हूं नॉमिनल अकाउंट्स में क्या कवर किया जाएगा। बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, आई मस्ट से रेवेन्यू एक्सपेंसेस, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंस तो असेट कहलाते हैं और रियल अकाउंट में जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इनकम्स, साथ ही बिजनेस के प्रॉफिट्स और बिजनेस के लॉसेस नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से रिकॉर्ड किए जाते हैं। रिकॉर्ड कहने का मतलब है डेबिट और क्रेडिट किए जाते हैं। जिस भी ट्रांजैक्शन के अंदर नॉमिनल अकाउंट आता है, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन यदि आइडेंटिफाई करने से पता चलता है कि या तो एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, या रेवेन्यू इनकम है, या प्रॉफिट है, या गेन है, तो सर हम उस पर अकाउंटिंग रूल लगाएंगे डेबिट क्रेडिट करने के लिए। और वो रूल लगाएंगे सर हम नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, वो रूल लगाएंगे सर हम यहां पर नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, इस अकाउंट के हिसाब से। आई होप बात समझ में आई होगी। तो इसके अंदर क्या कवर किया जाता है फटाफट से बताइए। रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू इनकम, प्रॉफिट, लॉस एंड गेन। बोलो, रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू इनकम, प्रॉफिट, लॉस एंड गेन। एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस एंड गेन। अब सुनो ध्यान से, एक्सपेंसेस को एंड लॉसेस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब भी होंगे बिजनेस में, जब भी बिजनेस में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे सर हम उन्हें उठाएंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर देंगे डेबिट। यानी कि बच्चों बिजनेस के सभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कर दिए जाएंगे डेबिट। और बच्चों सुनो, बिजनेस की जितनी भी इनकम होंगी एंड प्रॉफिट होंगे और बिजनेस में जो भी गेन्स होंगे, बिजनेस में प्रॉफिट गेन। बच्चों देखो वीडियो फटाफट से जाकर, भूल चुके हो आप, मुझे ऐसा लगता है ना? आप ऐसे देख रहे हो, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये सभी टर्म्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। फटाफट से जाओ और रिवाइज करो, सारे वीडियो अपलोडेड है। इनकम, गेन और प्रॉफिट को सर हम करते हैं बिजनेस में क्रेडिट, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है। सो दीज अकाउंट्स इंक्लूड द अकाउंट्स ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम। मैंने आपको बेसिकली बताया एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स। द एग्जांपल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटेड टू सैलरी पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स। ये बिजनेस के एक्सपेंसेस है बच्चों। क्या है बच्चों? बिजनेस के एक्सपेंस, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, फटाफट से जाकर देख लीजिए यदि भूल गए हो तो। रेवेन्यू एक्सपेंस किन्हें कहा जाता है? तो बिजनेस में जब भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सैलरी होती है, रेंट पेड किया, डिस्काउंट अलाउड किया आपने, बैड डेट्स हुआ है बिजनेस के अंदर, तो हम इन्हें डेबिट करेंगे। कुछ इनकम भी होती है बच्चों बिजनेस के अंदर, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि रेकरिंग नेचर की होती है, एक साल में कई बार ये इनकम होती है बच्चों, इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट किया जाएगा। ये रूल आपके भाई ने आपके लिए लिख दिया है, देखिए। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम, गेन्स एंड
प्रॉफिट और जोड़ लीजिए आप इसमें। एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे से समझाया यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है सर ₹20,000 पेड फॉर सैलरी, इन दिस केस 2 अकाउंट्स। ऑब्वियसली किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर 2 अकाउंट्स होते हैं, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, इसी चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है। तो बच्चों पहले आइडेंटिफाई करो इस ट्रांजेक्शन के अंदर कौन से 2 एस्पेक्ट हैं। फटाफट से कमेंट कर मुझे बताओ, 2 एस्पेक्ट्स जरूर है इसके अंदर। एक है बच्चों आपका एस्पेक्ट, वो है सैलरी, जो कि है बिजनेस का एक्सपेंस, इसलिए बच्चों सैलरी अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। और दूसरा एस्पेक्ट है बच्चों पेड, यानी कि बिजनेस से गया है बच्चों कैश, बिजनेस से गया है कैश, और कैश हमारा बिजनेस की असेट है। अभी रियल अकाउंट में हमने पढ़कर आए, क्योंकि पेड किया है इसलिए असेट जा रही है, कैश इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, इसलिए कैश को कर दिया जाएगा क्रेडिट। आई होप बात समझ में आ गई होगी। सर मैं बता देता हूं आपको, इन दिस केस 2 अकाउंट्स, फर्स्ट इज कैश एंड सेकंड इज सैलरी, represent as expense, salary accounts will be debited, and on the other hand दूसरी तरफ बच्चों यहां पर कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट ये वीडियो है। डबल एंट्री सिस्टम आपका चैप्टर है बुक का, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अकाउंट्स में जनरल एंट्री में हमें पढ़ने से पहले ये चैप्टर बहुत अच्छे से आना जरूरी है, इसलिए फटाफट से इसको एक बार और से रिवाइज कर लीजिएगा स्पीड बोर्ड में। फिर हम जनरल एंट्री से स्टार्ट करने जा रहे हैं सर बहुत ही जल्दी। उससे पहले कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होंगे, हम उन्हें पढ़ेंगे। इतने ज्यादा बच्चों, जैसे जैसे हम जनरल एंट्री पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, वैसे वैसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। यदि मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक साथ पढ़ाऊंगा तो वो थोड़ा सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, बोरिंग क्रिएट होगा आपको, बट मैं प्रैक्टिकल के साथ आपको पढ़ाऊंगा तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए। आपके भाई का चैनल है, बहुत रेलेवेंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आप पूछ सकते हो, नंबर चल रहे हैं उस पर मैसेज कर सकते हो, क्लास ज्वाइन करना है तो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नई एनर्जी के साथ, नए दिन के साथ। जनरल एंट्री जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।